हम बात करने वाले हैं अबाउट सीड के बारे में कि सीड क्या होता है। इससे पहले के जो वीडियोस हमारे रहे हैं वो सीड इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, लेआउट और उनके प्रोग्राम को सक्सेस करने के जो आइडियाज़ थे उसके बारे में हमने बना रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कार एग्रीकल्चर क्लासेस पे। जैसा कि दोस्तों हमने सीड के बारे में आपको बताया था कि सीड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, और जो कि सीड के इर्द गिर्द घूम रहा था। यानी कि जो सीड टेक्नोलॉजी है, सीड का एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के अलग अलग वे को जानते हैं। इसमें जो सीड होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें सीड के टाइप्स को पहचानना कि सीड कितने टाइप्स के होते हैं। मार्फोलॉजी के आधार पे अगर देखा जाए तो सीड मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक जो होते हैं वो सिंगल कॉटिल्डन और दूसरा जो होता है डबल कॉटिल्डन। सिंगल कॉटिल्डन क्या होता है? तो जो सीड होता है, हमारा सीड जो होता है वो मेनली उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो ऊपर की लेयर होती है, झिल्ली जिसको कहते हैं, और दूसरा जो होता है कॉटिल्डन, यानी कि जो येलो टाइप का उसकी झिल्ली हटाने के बाद जो मटेरियल हमें दिखाई देता है उसको कहते हैं कॉटिल्डन। और एक होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है 2 कॉटिल्डन्स के बीच में या कॉटिल्डन के बीचों बीच देखेंगे तो एक टीनी प्लांट होता है, उसे ही हम कहते हैं एंडोस्पर्म, जो कि बाद में ग्रोथ करने के बाद एक नए प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। सोइंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? 2 तरीके के सोइंग मटेरियल्स होते हैं। पहला जो होता है एक तो सोइंग मटेरियल वेजिटेटिव पार्ट होता है, और दूसरा जो होता है राइपेंड ओव्यूल होता है। यानी कि जो राइपेंड ओव्यूल मीन्स कि टोटली ओव्यूल के अंदर के जो भी मटेरियल्स होते हैं उसमें सीड मेनली फॉर्म होता है, और वो मटेरियल जो होता है वो सीड होता है। और दूसरा सोइंग मटेरियल जो वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं पौधे के, उसको हम काट करके कटिंग के थ्रू उसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नया प्लांट्स को, इंडिविजुअल्स को उगा सकते हैं। अब हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि जो सीड जो होता है राइपेंड, हमने बात किया राइपेंड ओव्यूल, तो वहाँ पे जो बनता है वो, और ग्रेन्स में अगर कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें जो ग्रेन होते हैं वही सीड का भी काम करते हैं। तो अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें कि सीड और ग्रेन में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो जो ग्रेन होता है मेनली हम उसको कंजम्पशन के पर्पज से इस्तेमाल करते हैं, और जो सीड होता है हम सोइंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। जो सीड होता है, सीड के लिए हमें एक अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, एक उस पर प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ग्रेन में ऐसा नहीं होता है। हम उसको फील्ड में सोइंग करने के बाद जो भी उसके प्रॉपर वे में उसको हम बस मैनुअल फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते जाते हैं, और हमारा जो ग्रेन होता है वो तैयार हो जाता है। लेकिन सीड के केस में ऐसा नहीं होता है। हमें उसमें आइसोलेशन का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें हाइब्रिडेशन के प्रोसेस को चेक करना पड़ता है कि अगर हमें हाइब्रिड वेराइटीज़ बनानी है तो हाइब्रिड वेराइटीज़ के लिए हमें उसमें क्रॉस कराना पड़ता है। तो उसके जो प्रॉपर केयर, मेंटेनेंस और टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत होती है सीड के डेवलपमेंट के लिए, सीड के प्रोडक्शन के लिए। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि इनको आपस में अलग अलग करते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप जो ग्रेन होते हैं, सभी ग्रेन्स को हम सीड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीड को ग्रेन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। रीज़न ये होता है कि जो सीड होते हैं उस पर टॉक्सिक सब्सटेंस से कोटिंग की जाती है, जो कि उनको प्रिजर्व करने का काम करता है, उनको उनकी डॉर्मेंसी को तोड़ने का, ब्रेक करने का काम करता है। तो हम सीड को ग्रेन के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेन कंजम्पशन के पर्पज से यूज़ किया जाता है, तो उसमें टॉक्सिक मटेरियल्स, टॉक्सिक सब्सटेंस का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसलिए उनका हम इस्तेमाल कंजम्पशन में कर सकते हैं और सीड के तौर पे भी कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन हम सीड्स को 2 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। पहला जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो सीड्स बनते हैं वो ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ये बनते हैं। लेकिन एसेक्सुअल में हम ऐसे प्लांट्स के पार्ट को इस्तेमाल करते हैं, लाइक राइजोम, बल्ब, तो इन सब को इस्तेमाल करके हम एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं। तो ये जो सीड्स होते हैं वो एसेक्सुअली होते हैं, और जो
जो सीड्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट होते हैं। एबर्ट ने 1908 में ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गेविटी सीड्स को 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया, जिसमें सबसे पहला जो था वो माइक्रोबायोटिक था। माइक्रोबायोटिक यानी कि इसको हम शॉर्ट लिव्ड भी कह सकते हैं, कि इस तरीके के जो सीड्स होते हैं, इस तरीके के जो सीड मटेरियल होते हैं वो 3 सालों तक मैक्सिमम वायबल होते हैं, और इसके बाद उनकी जो वायबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो सेकंड क्लास है मीजोबायोटिक में, तो मीजोबायोटिक में के जितने भी प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके जो लॉन्गेविटी होती है वो 3 to 15 ईयर्स होती है, यानी 3 से 15 साल तक की लॉन्गेविटी उनकी होती है। और जो मोर देन 15 ईयर्स होती है, यानी 15 से 100 सालों तक जिसकी लॉन्गेविटी होती है, जो वायबल होते हैं, जो सीड्स वायबल होते हैं, उनको हम मैक्रोबायोटिक सीड्स कहते हैं। तो इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो जितने भी मालवेसी और लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो 3 सालों तक वायबल होते हैं। 3 सालों तक उनमें जनरेशन पावर होती है, लेकिन उसके बाद जो उनकी कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो माइक्रोबायोटिक या शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स के रूप में देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेबिलिटी सबसे पहले रॉबर्ट ने 1973 में इसको 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया। पहला जो था उसको ऑर्थोडॉक्स, और दूसरी कैटेगरी उन्होंने रिकैल्सिट्रेट का दिया। आफ्टर दैट एलिस एंड अदर 1990 में इसको फर्दर फिर क्लासिफाई किया, उसमें एक इंटरमीडिएट टर्म को उन्होंने ऐड कर दिया, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स सीड्स थे और रिकैल्सिट्रेट सीड्स थे, उन दोनों के बीच का एक उन्होंने सीड बताया और उसको इंटरमीडिएट सीड्स का नाम दे दिया। आफ्टर दैट बॉनर 1990 में इन्होंने फिर उसको फर्दर क्लासिफाई किया, और ऑर्थोडॉक्स सीड्स और रिकैल्सिट्रेट सीड्स को उन्होंने फिर से 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया। जो ऑर्थोडॉक्स सीड्स थे उनका जो क्लासिफिकेशन था उसमें ट्रू ऑर्थोडॉक्स और एक सब ऑर्थोडॉक्स सीड्स का क्लास उन्होंने क्लासिफाई किया। और दूसरा जो रिकैल्सिट्रेट में उन्होंने उसको एक ट्रॉपिकल रिकैल्सिट्रेट और एक टेम्परेट रिकैल्सिट्रेट का क्लास उन्होंने दे दिया। इसके बाद बात करते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड्स की, कि ऑर्थोडॉक्स सीड्स हम किस सीड्स को कह सकते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम 5% तक ड्राई कर सकते हैं, उनको बिना किसी उनके वायबिलिटी में कमी लाए हुए, यानी कि उसको हम 5% तक उसकी जो मॉइस्चर परसेंटेज होती है उसको 5% पर ला सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी जो वायबिलिटी होती है जैसे कि तैसी वो बनी रहती है। तो इस तरीके की जो सीड्स होती हैं उसको हम ऑर्थोडॉक्स सीड्स कहते हैं। अब वो बात आता है कि जो ट्रू ऑर्थोडॉक्स क्या होता है और सब ऑर्थोडॉक्स क्या होता है। ट्रू ऑर्थोडॉक्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम लो टेम्परेचर पे ला सकते हैं, और इनका जो ड्यूरेबिलिटी होती है स्टोरेज की वो लंबी होती है। इसमें जो कैपेसिटी होती है फ्रीजिंग पॉइंट की, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे भी ये खुद को ढाल लेता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीड्स अगर आते हैं तो वो फॉरेस्ट के सीड्स आते हैं। फॉरेस्ट वगैरह के जो सीड्स होते हैं इस ट्रू ऑर्थोडॉक्स में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब ऑर्थोडॉक्स की। सब ऑर्थोडॉक्स जो सीड्स होते हैं उनको हम इन कंपैरिजन ट्रू ऑर्थोडॉक्स, इनके कंपैरिजन में हम कुछ कम समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट सीड्स की। इंटरमीडिएट सीड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम 12% से 15% तक ड्राई करके स्टोर कर सकते हैं, और इस तरीके की जो सीड्स होते हैं उनको हम इंटरमीडिएट सीड्स के रूप में जानते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो ये जो गेहूं चावल वगैरह होता है इनको हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। रिकैल्सिट्रेट सीड की बात करते हैं तो रिकैल्सिट्रेट ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें जैसे ही हम उसकी मॉइस्चर को कम करते हैं, जो मॉइस्चर को जैसे ही कम करते हैं इसकी वायबिलिटी होती है बड़ी ही तेज़ी से डिक्रीज हो जाती है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से इसमें लॉस आता है और इसके जनरेशन कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये इन सीड्स को हम रिकैल्सिट्रेट सीड्स कहते हैं। टेम्परेट रिकैल्सिट्रेट सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा कम पे हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और उसको हम टेम्परेट
रिकासिटेट सीड कहते हैं। ट्रॉपिकल की बात अगर करते हैं, जो ट्रॉपिकल होता है उसको अगर 10 to 15% से जब वो टेम्परेचर को एक्सपोज करते हैं तो ऐसे एक्सपोजर से उनकी जो वाइबिलिटी होती है बड़ी ही तेज़ी से डिक्रीज़ होने लग जाती है। इस तरीके के जो सीड्स होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रिकासिटेट सीड। नाउ अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। जो सीड होते हैं उनके जनरेशन सिस्टम के आधार पर सीड्स को हम फर्दर 3-4 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। पहला जो होता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड ऐसे सीड्स होते हैं जिनको एक प्लांट ब्रीडर अपने यहाँ से बनाता है, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अपने हाइब्रिडेशन प्रोग्राम के थ्रू एक फाइनल रिजल्ट जो प्राप्त करता है प्लांट ब्रीडर। उस तरीके के जो सीड्स होते हैं उसको हम ब्रीडर सीड कहते हैं। ऐसे सीड्स का जो टैग होता है हम गोल्डन कलर का टैग इसको देते हैं, और इसकी जो प्योरिटी होती है चाहे वो जेनेटिक हो चाहे वो फिजिकल हो, तो जेनेटिकल या फिर फिजिकल फिनोटिपिकल, इसकी जो प्योरिटी होती है वो 100% की होती है और इसमें किसी भी तरीके का अदर जीन नहीं पाया जाता है। लेकिन जैसे ही ये इसकी ग्रेड डिक्रीज होती है वैसे वैसे इसकी जो सेग्रीगेशन पावर जो होती है वो बढ़ती जाती है और इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ये ड्यू टू इन्वायरमेंट भी हो सकता है और ड्यू टू हाइब्रिडेशन प्रोग्राम की वजह से जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है फाउंडेशन सीड। सेकंड है फाउंडेशन। जो फाउंडेशन सीड होता है वो क्या होता है, तो फाउंडेशन सीड जो होता है ब्रीडर सीड का ही एक प्रोडक्ट होता है। जैसे ही इसकी जो फर्स्ट जनरेशन होती है उस फर्स्ट जनरेशन को हम कहते हैं फाउंडेशन सीड। ये जो होता है वो रिसर्च सेंटर्स के द्वारा और दूसरी चीज़ की जितने भी एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, एक्सपेरिमेंटल एजेंसी होती हैं, उनके द्वारा ये सीड का डेवलपमेंट किया जाता है। इसके बाद थर्ड टाइप जो सीड का होता है वो रजिस्टर सीड्स का होता है। ये जो होता है वो प्रोग्रेसिव जो फार्मर्स होते हैं जब अपने फील्ड पे फाउंडेशन सीड को लगाते हैं, फाउंडेशन सीड को जब कल्टीवेट करते हैं अपने फार्म पे, तो इस तरीके के जो सीड बनती है उसको हम रजिस्टर्ड सीड कहते हैं। अगला है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड जो होते हैं वो फाउंडेशन सीड या फिर रजिस्टर्ड सीड का प्रोजनी होता है और जिसको कि गवर्नमेंट फार्मों पर या फिर ऑथोराइज फार्म पर गवर्नमेंट की जो स्टैंडर्ड लेवल है सीड सर्टिफिकेशन जो एक्ट है उसका जो स्टैंडर्ड है उसके अंडर में, उसके गाइडलाइन में उसको वेरीफाई करता हो और उसके गाइडलाइन में जब इसको प्रोडक्शन किया जाता है इस टाइप के सीड्स को हम सर्टिफाइड सीड का नाम देते हैं। एक मोटे तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी क्लास का, किसी भी क्लास का न्यूक्लियर सीड्स को छोड़ कर किसी भी क्लास का जब हम गवर्नमेंट फार्म पे प्रोडक्शन करते हैं या ऑथोराइज फार्म पे प्रोडक्शन करते हैं और उसका सीड सर्टिफिकेशन कराते हैं, तो सर्टिफिकेशन के बाद जो वो सीड सर्टिफाइड सीड के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके की क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और जल्द ही हम आपके क्वेरी का रिस्पॉन्स करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।